Hello everyone, welcome back to Magnet Brains. My name is CS Payal Popli and आप मेरे पीछे देख सकते हैं हम पढ़ रहे हैं CUET बिजनेस डोमेन का चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन. दैट इज़ योर लास्ट चैप्टर. इसके बाद एक एंटरप्रेन्योरशिप वाला चैप्टर भी है, लेकिन क्योंकि हम ऑलरेडी ऑप्शनल सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप में सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, इसलिए हम उस चैप्टर को स्किप करेंगे. वैसे उसकी वीडियोस अवेलेबल हैं, 4 से 5 वीडियोस हैं और बहुत ही क्रिस्प वाली हैं, तो अगर आप चाहें तो फॉर द टाइम बीइंग के लिए आप वो वीडियोस देख सकते हैं. वो आपको 12th क्लास के बिजनेस स्टडीज़ की नॉर्मल प्लेलिस्ट में मिल जाएगी. दोबारा से बोल रही हूँ, ये लास्ट चैप्टर है जो मैं शूट करने वाली हूँ बिजनेस स्टडीज़ का. इसके बाद एक और चैप्टर दिया हुआ है आपके CUET सिलेबस में, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप. बट क्योंकि मैंने ऑलरेडी एंटरप्रेन्योरशिप एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट पिक करके आपको वीडियो प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है, इसलिए मैं उस चैप्टर को अभी फॉर द टाइम बीइंग के लिए स्किप करूंगी. बट ऑलरेडी वीडियोस बनी हुई हैं उस चैप्टर पे. अगर आपको लगता है कि जब तक एंटरप्रेन्योरशिप में वो सारी चीज़ें कवर होंगी यू कांट वेट, तो आप ये वाली वीडियोस देख सकते हैं. आई होप मैंने क्लियर कर दिया है आपको. ठीक है, चलिए अब ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन समझ लेते हैं. बट उससे पहले सिलेबस में देख लेते हैं CUET की कौन कौन से टॉपिक शुरू हुए हैं. बट उससे पहले मैंने ना CUET के कमेंट्स देखे थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स वर आस्किंग कि मैम 12th क्लास में ये वाला टॉपिक डिलीटेड था, मैम 12th क्लास में इस बार ये वाला टॉपिक CBSE ने हटा दिया था, तो ये CUET में पूछा जाएगा. तो उसका आंसर है येस, बिल्कुल पूछा जाएगा. ठीक है, जो भी टॉपिक्स CBSE ने आपके 12th क्लास के लिए हटाए थे, ज़रूरी नहीं है कि CUET भी उन्हें हटाए. जैसे LPG रिफॉर्म्स 12th क्लास में CBSE ने हटा दिया था, लेकिन अब आपको पढ़ना पड़ेगा CUET के लिए. तो इसलिए इस कंफ्यूजन को दिमाग में मत रखना, क्लियर कर लेना. जो भी चीज़ें 12th क्लास में नहीं पढ़ी हैं वो शायद हो सकता है तुम्हें CUET में पढ़ने पड़े. ठीक है, चलो चैप्टर में है कंज्यूमर प्रोटेक्शन में इंपॉर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, कंज्यूमर अवेयरनेस एंड लीगल रिड्रेसल विद स्पेशल रेफरेंस टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड NGOs. सो ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में, स्टार्टिंग विद कंज्यूमर प्रोटेक्शन का मीनिंग. चलिए, अब क्योंकि सारे ही चैप्टर्स में हमने एग्जाम्पल लिया है किसका, अमे का, और अब तो ऑफिस वाले भी बोलने लग गए कि अमे को नेक्स्ट एग्जाम्पल में ये बनाना वो बनाना, तो यहाँ पे भी हम अमे का ही एग्जाम्पल लेते हैं. और यहाँ पे इस बार अमे को हम बनाते हैं इग्नोरेंट कंज्यूमर. ठीक है, इग्नोरेंट कंज्यूमर. वैसे मुझे लगता नहीं है ये रियल लाइफ में इग्नोरेंट है, बहुत मतलब चीज़ें ऑब्जर्व करके वो करता है. बट ठीक है, एग्जाम्पल में लेने के लिए क्या जाता है ना. वैसे भी हमने कोई अच्छा एग्जाम्पल तो अमे के नाम पे दिया नहीं है. सो हुआ क्या, एक दिन अमे गया मार्केट में. इसकी मॉम ने इसे भेजा कि जाओ मार्केट से 2 किलो आलू लेके आओ. 2 किलो क्या करो, आलू लेके आओ. अमे गया, ठीक है, इसने बोला भैया 2 किलो आलू दे दो. तो भैया ने क्या किया, 2 पत्थर उठाए बड़े बड़े से, ठीक है, और उनके साथ कंपेयर किया आलूओं को और बोला लो भैया हो गए 2 किलो आलू. अब अमे ने देख तो लिया था कि भैया ने वेट्स नहीं इस्तेमाल किए, उसकी जगह पत्थर इस्तेमाल किए, बट इसने ना कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, थिंकिंग यार बेचारा गरीब इंसान है, वेट्स बहुत महंगे आते हैं, नहीं खरीद पाया होगा, ठीक है ना, इट्स ओके. बट इसकी ये नासमझी की वजह से वो भैया ने इसको बहुत अच्छे तरीके से ठग लिया, क्योंकि वो जो वेट्स उन्होंने यहाँ पे रखे थे वो सिर्फ 750 ग्राम्स वे कर रहे थे, वो 1000 थे ही नहीं. मतलब वो 1 किलो बन ही नहीं पा रहा था, और ये 250 ग्राम्स चीज़ कम लेके आया अपने घर पे. और इसकी मम्मी ने आते ही देखा, पॉलिथीन उठाई, बोले ये तो कम लग रहे हैं, क्योंकि माता पिता तो बहुत जल्दी पहचान लेते हैं ना. मतलब मेरी मॉम बहुत आराम से यूँ पकड़ के बता देती हैं ये 1 किलो तो नहीं लग रहा है, थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ऐसा. तो मॉम से डांट खाई. फिर क्या हुआ, फिर हमें गया कहीं घूमने के लिए. अब ये कर रहा है ट्रैवल ट्रेन से, तो एक स्टेशन पे इसे भूख लगी, और ये नीचे उतरा वेफर्स खरीदने के लिए. ठीक है, अब वेफर्स जो नॉर्मली हम अपने घर के आसपास की ग्रोसरी शॉप से खरीदते हैं वो 10 रुपए के आते हैं, लेकिन वहाँ पे वही सेम वेफर्स इसे पड़े 15 रुपए के.
तो इसने बोला अरे भैया मेरे घर के बाहर तो ये 10 रुपये में मिलते हैं, आप 15 रुपये में कैसे दे रहे हो? तो सामने से भैया बोलते हैं कि भैया वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गया है ना, तो उसकी वजह से 15 रुपये में बिक रहे हैं, और यहाँ रेलवे स्टेशन का लाने का खर्चा और ज़्यादा हो जाता है, मतलब अंदर तक लाना पड़ता है ना प्लेटफॉर्म तक, तो वो बीच में कूली वूली भी चार्ज कर लेते हैं, तो इस वजह से महंगे हैं। हमें बोला अच्छा ऐसा भी होता है, ओ ये तो मेरे को नया चीज़ पता लग गया, इसको मैं MB में दूसरे लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और ये यहाँ पे 15 रुपये भर के आ गया। फिर MB में आगे इसने स्टोरी सुनाई तो लोगों ने इसका बहुत मजाक उड़ाया। फिर उसके बाद और क्या एग्जाम्पल ले, ठीक है, ये गया हेयर कट कराने, ठीक है, ये गया हेयर कट कराने, और हेयर कट में वहां पे लिखा हुआ था कि आपका पहले शैम्पू किया जाएगा, फिर हेयर कट किया जाएगा, और उसके बाद आपको ब्लो ड्राई से सर्विस भी दी जाएगी। पर जब ये सर्विस लेने के लिए बैठा तो इसको सिर्फ हेयर कट दिया गया, बोला गया शैम्पू और ब्लो ड्राई अलग से रहेगी, तो मतलब इसको पूरी सर्विस नहीं मिली, और ये भी सोच रहा था कि यार एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे, इसलिए उसने दोबारा बोला ही नहीं। अब आप तीनों ही इंसिडेंट्स देखो, यहाँ पे वो मतलब खरीद के आने वाला था आलू, यहाँ पे उसने वेफर्स खरीदे, और यहाँ पे उसको मिलने वाली थी एक सर्विस, लेकिन कोई भी चीज़ इसको क्या ढंग से मिली, मतलब तरीके से मिली, तमीज़ से मिली नहीं। हर एक इंसान ने इसको पागल बनाया। पहले आलू वाले ने गलत वेट्स एंड मेजर्स का, मतलब वेट्स एंड मेजर्स तो प्रॉपर वाले इस्तेमाल ही नहीं करे, उन्होंने सीधा सीधा पत्थरों का इस्तेमाल किया और अमे को बेवकूफ़ बनाया। दूसरे वाले सिनेरियो में जब MRP 10 रुपए लिखी हुई है फिर भी 15 रुपए के चिपका दे इसको, ऐसे बॉटल्स के साथ भी करते हैं। वाटर बॉटल पे 20 रुपए लिखे होते हैं, बोलते हैं 25 मिले, 25 में दूंगा क्योंकि ठंडा करने का चार्ज है। दैट्स व्हाट द रेलवे स्टेशन पीपल सेज। तो मतलब वो प्लेटफॉर्म पे होते हैं ना जिनकी छोटी छोटी घुमटियाँ सी, वो सब यही फालतू की बकर करते हैं। उनसे अमूल की वो ले लो, छाछ ले लो, ये ले लो, वो ले लो, सब में उनका यही बहाना चलता है कि अरे ठंडे करने की कीमत है, ठंडे करने की। जबकि कभी भी किसी भी इंसान को MRP के ऊपर पैसा नहीं देना चाहिए। MRP का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब इसके बियॉन्ड किसी भी इंसान से चार्ज नहीं किया जा सकता। अगर MRP 10 लिखी हुई है, तुम 15 पे करके आ रहे हो, ये तो तुम्हारी भी बेवकूफ़ी है ना, काइंड ऑफ। जब तुम्हें पता है MRP बचपन में पढ़ाया जाता है, मतलब यूँ तो है नहीं कि कोई नई कॉन्सेप्ट है, 6th-7th में ही पढ़ा देते हैं, राइट। तो 6th-7th में जब तुम्हें समझाया गया है कि MRP के ऊपर नहीं खर्च करना चाहिए, फिर तुम खर्चा करके आते हो उसके ऊपर। कई बार हो जाता है कि हमारा बस नहीं चलता है, कई बार सिचुएशन ऐसी आ जाती है, लाइक आई वाज विद माय लाइक नीस और नेफ्यू, तो उनको चाहिए था किसी शॉप से ऐसा ही, मतलब रेलवे स्टेशन की किसी शॉप से ऐसी चीज़, और वो वेफर्स थे भी बड़े बड़े, तो वो 50 का 60 चार्ज कर रहा था। अब वो बच्चे जिद पकड़ के अड़ गए कि भैया हमें यही चाहिए, तो मुझे ज़बरदस्ती, मतलब मैंने थोड़ा बहुत बहस भी किया, बट देन अल्टीमेटली कोई रिजल्ट ही नहीं निकला, बिकॉज जो सामने वाला पर्सन वो सेइंग लेना है तो लो, नहीं लेना तो मत लो। फिर आपको मतलब ज़बरदस्ती लेना पड़ता है क्योंकि आपके पास और ऑप्शन नहीं होते। वहाँ पे बच्चों को भूख लगी है तो आपको खिलाना है तो आपको लेना पड़ेगा। तो कई बार कंज्यूमर की इग्नोरेंस और कई बार कंज्यूमर की मजबूरी, दोनों के ही वजह से ये लोग फ़ायदा उठा लेते हैं। ये लोग कौन है? ये लोग हैं रिटेलर्स, सेलर्स, एट टाइम्स मैन्युफैक्चरर्स, मतलब कोई भी जो प्रोडक्ट्स दे रहा है कंज्यूमर्स को, वो कंज्यूमर्स के जब राइट्स का वायलेशन करता है तब ऐसी एक्ट की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा बहुत हो रहा था, सिर्फ हमें नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके साथ ये सारी चीज़ें हो रही थी। तभी इंडिया में रियलाइज़ किया गया कि एक ऐसे एक्ट की आवश्यकता है जो कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट कर सके, जो कंज्यूमर के राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। सो उस टाइम जन्म हुआ हमारे किसका? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट का। जागो ग्राहक जागो, मतलब कंज्यूमर्स अब थोड़ा सा टाइम आ गया है, आप अपने आप को अवेयर बना लीजिए। जो धोखाधड़ी आपके साथ आज तक हो रही थी उससे आप छुटकारा पाइए। कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेफर्स टू प्रोटेक्टिंग द कंज्यूमर्स अगेंस्ट एंटी कंज्यूमर ट्रेड प्रैक्टिसेस बाय द प्रोड्यूसर्स और सेलर्स। प्रोड्यूसर्स और सेलर्स द्वारा जो एंटी ट्रेड प्रैक्टिसेस होती हैं उनके अगेंस्ट कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करने के लिए ये पर्टिकुलर एक्ट एग्जिस्टेंस में आई थी, और उसी को कंज्यूमर प्रोटेक्शन भी बोला जाता है। There is this term caveat emptor or another term caveat venditor.
कैविट टेम्प्टर का मतलब होता है लेट द बायर बीवेयर, मतलब जो खरीदने वाला है उसको वो होने दो, सतर्क होने दो। और अब कैविट वेंडेटर का मतलब होता है लेट द सेलर बीवेयर, मतलब जो बेचने वाला है उसको अटेंटिव होने दो। Consumers are be exposed to risk due to exploitative and unfair trade practices like defective and unfair products, adulteration, false and misleading advertisements, hoarding, black marketing, etc. मतलब बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनसे कंज्यूमर्स को ठगा जा सकता है। जैसे कभी कभी हम चावल खरीद के लाते हैं, मतलब पहले तो, मतलब अभी तो नहीं होता ऐसा, लेकिन व्हेन आई यूज्ड टू लिव इन हरियाणा, उस टाइम पे कभी कभी जैसे दाल या चावल ऐसे शॉप से नॉर्मली ऐसे खुले में खरीद के लाते थे। पहले ऐसे पैकेजिंग पे तो नहीं होती थी कि दाल के 1 किलो के पैकेट्स अलग से आ रहे हैं, जो मतलब प्रोड्यूसर्स है वही उसको बेच रहे हैं। वैसे पहले ऐसा होता था, पूरी बोरी पड़ी होती थी, उसमें से आपको कितना चाहिए लेके आप मेजर करा के आ जाते थे। तो अब जब घर लाते थे उसको वो करते थे तो उसमें इतने सारे छोटे छोटे पत्थर निकलते थे, कुछ और सामान निकलता था, तो उनको हटा के फिर दाल बनानी पड़ती थी। तो ऐसा होता था समटाइम्स अगर इतनी दाल लेके आए हैं, इतने तो उसमें पत्थर निकले और इतने उसमें दाल निकली है, तो मतलब इतने पत्थर ऐड करके तुमने पे किया है इसके लिए। तुम्हें लग रहा था ये पूरी दाल है, बट उसमें से आधे तो पत्थर थे जिनका कोई सेंस नहीं है। ऑब्वियसली तुम पत्थर तो नहीं खाओगे, राइट? तुम ये दाल खाने वाले हो, तो तुम्हें दाल तो कंपैरेटिवली कम मिली ना। सो वही चीज़ है कि बहुत अलग अलग तरीक़ों से ठगा जाता है। दूध में पानी मिला देना, दूध वाला तुम्हारा पक्का ये काम करता होगा। कोई दूध वाला नहीं होता लाइफ में जो ऐसा काम नहीं करता। दूध में थोड़ा थोड़ा पानी तो मिलाते ही हैं। इतनी सी बाल्टी भरेगी दूध से, इतनी बना देंगे पानी डाल के। सो ये सारी चीज़ें क्या है? ये सारी चीज़ें मिलावट है। और मिलावट किसके साथ धोखाधड़ी है? कंज्यूमर्स के साथ धोखाधड़ी है, क्योंकि आपने दूध के पैसे पे किए हैं, उसमें पानी ऐड करके तुम्हें दिया जा रहा है। सोच लो, 40 रुपए का दूध था, तुम 50 रुपए पे कर रहे हो, जिसमें से 10 रुपए तुमने कीमत पानी की भरी है, जबकि तुम्हें लग रहा था कि तुम दूध खरीद रहे हो गई ना तुम्हारे साथ धोखाधड़ी। Thus there is a need to provide adequate protection to consumers against such practices। इसलिए ज़रूरत थी ऐसी प्रैक्टिसेस से लोगों को बचाने की और उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की। इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये बोलते हैं कंज्यूमर इग्नोरेंस, अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स, वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। फर्स्ट है कंज्यूमर इग्नोरेंस। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया था, अमे गया, अमे ने देखा कि भैया ये फर्जी वेट्स रखे हुए हैं, इसने पत्थर रखे हुए हैं, बट इसने कुछ नहीं बोला। यहाँ इसने देखा वेफर्स के ऊपर 15 रुपए लिखे हुए थे, सॉरी 10 रुपए लिखे हुए थे, 15 पे करके आ गया, कुछ नहीं बोला। ये क्या है? ये हमें की इग्नोरेंस है। मतलब हमारे यहाँ पे कंज्यूमर्स इतने इग्नोरेंट हैं, अपने राइट्स के बारे में जानते ही नहीं है, या जानते हैं तो आवाज़ नहीं उठाते। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें पता होती हैं लेकिन हम आवाज़ नहीं उठाते, क्योंकि हमें लगता है अरे सोसाइटी हमारा मजाक वो करेगी। जैसे कई बार क्या होता है, कोई इंसान हमसे 10 रुपए की जगह 15 रुपए मांग लेता है, तो हम इस हिचकिचाहट में होते हैं कि यार अगर हमने इसको 15 रुपए नहीं दिए और हमने बहस करी तो लोग क्या समझेंगे कि इसके पास 15 रुपए भी नहीं है, 5 रुपए तो एक्स्ट्रा ले रहा है, 5 रुपए के लिए क्यों हम इतना लड़ाई झगड़ा करें। बट ये समझिए, वो 5 रुपए कब 500 रुपए बन जाएंगे, कब 5000 बन जाएंगे, कब 5 लाख बन जाएंगे, आपको भी पता नहीं चलेगा। इसलिए जब अमाउंट छोटा हो ना, तभी बोलना सीख लेना चाहिए। हम लोग अमाउंट छोटा समझ के सोचते हैं यार ठीक है यार, इट्स ओके, उसके नसीब में होगा। और कभी कभी तो कुछ लोग ये भी बोलते हैं पुराने जन्मों के हमारे जो क्या बोलते हैं लाइक किसी का पेमेंट करना होगा, हमने वहाँ पे धोखाधड़ी करी होगी, तभी हमें यहाँ पे ज़्यादा पे करने को मतलब पे करना पड़ रहा है। कुछ लोग तो इस मेंटालिटी से भी सोचते हैं। सो देयर आर सर्टेन रीजन जिनकी वजह से कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है बहुत आराम से, क्योंकि वो उन सब चीज़ों पे ना तो आवाज़ उठाता है, ना अपने आप को अवेयर बनाता है उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग, ना ही उन सब चीज़ों के अगेंस्ट कुछ बोलता है, इग्नोरेंस शो करता है। सो कंज्यूमर इग्नोरेंस एक बहुत बड़ा रीज़न है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की आवश्यकता थी हमें। ठीक है। दूसरा है अनऑर्गेनाइज कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स तो हमारे यहाँ पे सब हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं है। देखिए, जब कंज्यूमर्स अनऑर्गेनाइज्ड होते हैं ना, उनको ठगना बहुत ज़्यादा ईजी होता है। आपने वो सुना होगा एक स्टोरी, एक इंसान था जिसके 5-6 बेटे थे शायद, और वो हमेशा मतलब लड़ते झगड़ते रहते थे। तो उस इंसान ने उनको एक बार एक स्टोरी सुनाई थी कि देखो ये एक लकड़ी का वो है, अगर मैं इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो बहुत ईजिली टूट रहा है, इसको नहीं तोड़ूंगी, बहुत महंगा आता है, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे ही 10 लकड़ियों के टुकड़ों को मैं साथ में रख दूँ और उनको तोड़ने की कोशिश करूँ, नहीं टूटेंगे वो। तो वो अपने बच्चों को ये सिखाना चाह रहा था कि बच्चों देखो, अगर तुम एकता के साथ रहोगे, मतलब
अगर तुम साथ में ऐसे हाथ मिला के रहोगे तो ऐसे सिनेरियो में किसी का भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा तुम लोगों के बीच में फूट डालना और तुम लोगों को तोड़ना। सो हमेशा यूनिटी के साथ रहना है आप लोगों को। सो यहाँ से हमें सीख मिलती है कि कंज्यूमर्स भी अगर यूनिटी में रहेंगे तो कोई भी सेलर, कोई भी प्रोड्यूसर उन्हें ठग नहीं पाएगा। लेकिन अगर वो इंडिविजुअली अलग अलग स्कैटर्ड वे में रहेंगे तो कोई भी आराम से इंसान उन्हें ठग सकता है। आप समझिए, जब कोई इंसान प्रोटेस्ट करने आता है, जैसे आसाराम बापू की एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। अगर कोई उनका फ़ैन है या कोई उनका फॉलोवर है तो आप स्किप कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। अब आसाराम बापू के अगेंस्ट कुछ लोगों ने आवाज़ उठाई, ठीक है, उन्हें दबा दिया गया। लेकिन जब वो आवाज़ उठाने वाले बहुत सारे लोग हो गए तो आज वो अपने जो भी कुकर्म थे उनकी सज़ा भुगत रहे हैं, राइट। तो अगर हम यूनिटी फॉर्म कर ले तो किसी भी इंसान के अगेंस्ट हम अपना राइट साबित कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर कंज्यूमर्स आपस में यूनाइट हो जाए, ऑर्गेनाइज हो जाए, तो ऐसे में कोई भी सेलर या कोई भी प्रोड्यूसर हमें ठग नहीं पाएगा। तो ये चीज़ भी सिखाता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट हमें। फिर लास्ट है वाइड स्प्रेड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कंज्यूमर्स। कम तरीके हैं कंज्यूमर्स को हरास करने के, इतने सारे तरीके अवेलेबल हैं और डे बाय डे इतने नए नए तरीके आए जा रहे हैं जिनसे कंज्यूमर्स को आराम से हम क्या कर सकते हैं, ठग सकते हैं, बेवकूफ़ बना सकते हैं। सो इतने सारे तरीकों से उनको बचाने के लिए कहीं ना कहीं एक्ट की आवश्यकता है। सो यस, कंज्यूमर प्रोटेक्शन की आवश्यकता क्यों है? क्योंकि हमें ये सारी चीज़ें करनी हैं, ठीक है। आगे ले चलूँ इसे, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मतलब जो भी मैंने आपको समझाया है उसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है कंज्यूमर प्रोटेक्शन फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। अब यहाँ पे समझते हैं कि भैया देखो, बाकी तो मतलब कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से तो आपने समझ लिया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन की क्या आवश्यकता है, लेकिन बिजनेसमैन क्यों करे इसमें इनिशिएटिव अपना, मतलब वो क्यों डाले अपने इनपुट्स? तो उसका रीज़न है ये सारी चीज़ें। फर्स्ट है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस, सेकेंड है बिजनेसमैन यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज, थर्ड है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फिर है गवर्नमेंट इंटरवेंशन, फिर है मॉरल एथिकल जस्टिफिकेशन, फिर है कंज्यूमर इज द पर्पज ऑफ द बिजनेस। अब लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस में ये क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि भैया देखो, कोई भी बिजनेसमैन जब अपना बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसका मेन पर्पस क्या होता है? उसका मेन पर्पस होता है प्रॉफिट अर्न करने का। लेकिन क्या वन टाइम में ऐसे बहुत सारे शोरूम्स खुलते हैं, ऐसे बहुत सारे कैफ़ेज़ खुलते हैं जो जब खुलते हैं तब तो इनिशियली तो बहुत चलते हैं, बहुत धड़ाधड़ चलते हैं, मतलब लोग उनके यहाँ पे बैठे रहते हैं, शोरूम से बहुत सारे लोग खरीद के जाते हैं। लेकिन थोड़े टाइम बाद उनका जो वो होता है, मतलब शोशा होता है, वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद वहाँ पे कोई नहीं आता, सन्नाटा पड़ा रहता है। तो ऐसे बिजनेसेस क्या लॉन्ग रन में चलने लायक होते हैं? आंसर इज़ नो। आपको जब भी आप बिज़नेस खोलते हैं, एक प्रॉफिट तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता ही होता है, लेकिन एट द सेम टाइम ग्रोथ, सर्वाइवल, ये सब चीज़ें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। मतलब आप अगर आज एग्जिस्टेंस में आए हैं तो आपका ये मेन मोटो नहीं है 3 महीने में अच्छे से चल जाऊँ, अच्छे से प्रॉफिट कमा लूँ, उसके बाद मैं बिज़नेस बंद कर दूंगा। नहीं, आप लंबा सोच के आते हैं कि मेरे को ये बिज़नेस 30 साल तक, मेरे फ्यूचर जनरेशन तक चलाना है। सो अगर आपको ऐसा करना है तो अगर आप कंज्यूमर को ठगेंगे तो क्या कंज्यूमर दोबारा लौट के तुम्हारे पास आएगा? नहीं आएगा। तो कंज्यूमर को ठग के कोई भी बिज़नेस लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग रन में पैसा नहीं कमा सकता है। आपको माइंड भी आज मुनाफा कम होगा अगर आप कंज्यूमर्स के राइट्स के बारे में सोचते हैं और उनको नहीं ठगते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में यही चीज़ तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद होगी। ऐसे बहुत सारे शॉपकीपर्स हैं जिनके कस्टमर्स लॉयल होते हैं, वो हमेशा वहीं पे जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्रॉम द वेरी बिगनिंग उन्हें अच्छी सर्विसेज दी हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स दिए हैं। सो लॉयल्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कंज्यूमर्स के, आपके बिज़नेस के लिए लॉन्ग रन में, और वो लॉयल्टी तभी आ पाती है जब आप उन्हें ठगे नहीं, उनको अच्छे प्रोडक्ट्स दें, ठीक है। तो अपने कंज्यूमर्स को लॉयल बनाइए, ये क्या करके, कंज्यूमर्स के राइट्स के साथ ना खेल के, और ये आपके पर्सपेक्टिव से आपके लिए ही फ़ायदेमंद होगा। फिर है बिजनेसमैन यूजेस सोसाइटीज रिसोर्सेज। अब भाई बिजनेसमैन कहीं ऊपर से, आसमान से तो चीज़ें तोड़ के नहीं लाता ना, रिसोर्सेज लेके नहीं आता ना, या फिर जादू से, जिन से तो नहीं आती ना चीज़ें। बिजनेसमैन इसी सोसाइटी से सारे रिसोर्सेज लेता है, और जब इसी सोसाइटी से सारे रिसोर्सेज लेगा, चाहे वो रॉ मटेरियल्स हो गए, चाहे वो फॉर दैट मैटर लेबर वगैरह हो गई, तो ऐसे सिनेरियो में क्या उसकी ऑब्लिगेशन नहीं बनती है उस सोसाइटी के टूवर्ड्स?
भाई जब तुम्हें बार बार सोसाइटी से हर एक चीज़ मिल रही है, क्या तुम उसे कुछ दोगे नहीं? गिव एंड टेक का ही तो रिलेशनशिप चलता है इस वर्ल्ड में, राइट? सो येस इंडीड, आपको उन्हें कुछ ना कुछ इन रिटर्न देना भी पड़ेगा। फिर है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। भाई हर बिजनेसमैन की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं टूवर्ड्स सोसाइटी, टूवर्ड्स पीपल, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बनती हैं ना, वो भी आपको फुलफिल करनी होती है, जिसकी वजह से आप कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन के बारे में सोचते हैं। गवर्नमेंट इंटरवेंशन। भाई देखो, जो इंसान कंज्यूमर को ठगेगा उसके सर पे हमेशा एक कांटा लटकता रहेगा कि कभी भी गवर्नमेंट आके उसके बिजनेस में इंटरफेयर कर सकती है, इंटरवीन कर सकती है, और हो सकता है उसके बिजनेस को बैन भी कर दे। भाई तुम लोगों के साथ अगर धोखाधड़ी कर रहे होगे, तुम कंज्यूमर्स को ठग रहे होगे, तो गवर्नमेंट तो प्रोटेक्ट करने आएगी ना, क्योंकि गवर्नमेंट अल्टीमेटली उन कंज्यूमर्स के राइट्स के लिए तो खड़ी होती है। तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन अगर तुम्हें अपने बिजनेस में नहीं चाहिए, इसलिए ऐसी चीज़ें मत करो जो कंज्यूमर को ठगने वाली होती है। मॉरल एथिकल जस्टिफिकेशन, बचपन में पढ़ते थे किसी के साथ गलत मत करो, तुम्हारे साथ गलत होगा, कर्मा इज अ। सो बेसिकली क्या है, ये बोलते हैं भैया जब भी आप दूसरों के साथ गलत करते हो, आपके साथ भी गलत होगा ही होगा, आज नहीं होगा कल पक्का होगा, ठीक है? तो बिजनेसमैन को ये सब चीज़ें भी थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए, ठीक है? ये मॉरल वाली बातें हैं जो ज़्यादातर बिजनेसमैन नहीं मतलब आई वोंट से ज़्यादातर बिजनेसमैन नहीं समझते, बट बहुत सारे बिजनेसमैन नहीं समझते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा चलते हैं। बट अल्टीमेटली व्हाट आई फील इज़ कि ये सब चीज़ें होती ज़रूर है। आप चाहे ठग लो लोगों को, आज प्रॉफिट बना लो, लेकिन कल वो प्रॉफिट एक्सट्रीम लेवल में आपसे निकलेगा ज़रूर। मैंने ना अपनी लाइफ में ना ऐसे लाइव एग्जाम्पल्स देखे हैं, लिटरली लाइव एग्जाम्पल्स देखे हैं। पहले मुझे भी ऐसा लगता था कि यार वो तो ठग के मस्त अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा है, वो तो पैसे इसके लेके उसके लेके मस्त अपनी लाइफ जी रहा है, लैविश लाइफस्टाइल वो कर रहा है। बट पता है जब वो पैसा निकलने लगता है ना, ट्रस्ट में बहुत बुरे तरीके से निकलता है। इसलिए कभी भी किसी का पैसा नहीं मारना चाहिए, कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली ना एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे साथ वो सब गलत होंगे और वो इंटू 10 करके होंगे, जो हमारे लिए सहन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। माइट भी अभी तुम लोगों को मेरी बातें ऐसे लग रही होंगी कि क्या है ये, कि मतलब धोखाधड़ी करने वाले लोगों के साथ कहाँ गलत होता है। बट तुम देखना, कभी भी नोटिस करना, आगे चल के, आज नहीं हो रहा, आज में भी वो लाइफस्टाइल बहुत अच्छी जी रहे होंगे, लेकिन कल उनके साथ कुछ ना कुछ गलत ज़रूर होगा। ये प्रकृति का नियम है, ठीक है? तो यस, हर बिजनेसमैन को समझ के रखना चाहिए कि उसे किसी को भी धोखा नहीं देना है, क्योंकि आज अगर उसने धोखा दिया तो कल उसको इंटू 10x करके धोखा मिलेगा वापस। कंज्यूमर इज़ द पर्पस ऑफ द बिजनेस। भैया बिजनेस चल किसकी वजह से रहा है? अगर कंज्यूमर नहीं होगा बिजनेस चल पाएगा? कोई दुकानदार है, अगर उसकी दुकान से कोई सामान खरीदने नहीं आएगा तो ऐसे सिनेरियो में वो दुकानदार क्या अपनी दुकान चला पाएगा? आंसर है नहीं। सो अगर कंज्यूमर से ही पूरा बिजनेस है तो कंज्यूमर को ठग के क्यों तुम उसे भगाने की कोशिश करो भाई? सो ये सारे इंपॉर्टेंस है कंज्यूमर प्रोटेक्शन के, किसके पर्सपेक्टिव से? बिजनेस के पर्सपेक्टिव से। नाउ इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखी हुई है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर्स। भैया कौन कौन से अलग अलग एक्ट्स या फिर रेगुलेशंस आए हैं कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके बारे में अब हम यहाँ पे बात करेंगे। बहुत सारे हैं, सबसे पहले तो इनका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। यहाँ पे आप देख सकते हैं इतने सारे एक्ट्स हैं, मैं रीड कर देती हूँ आप लोगों के लिए। जैसे द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955, द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्ट 1937, द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, द स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट्स एंड मेजर्स एक्ट 1976, द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999, द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1986। सो इतने सारे एक्ट्स हैं, लेकिन आउट ऑफ ऑल दीज एक्ट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट एक्ट है वो है ये द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, क्योंकि ये पूरा एक्ट डेडिकेटेड है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। बाकी जितने भी एक्ट्स हैं ना, इनके कुछ कुछ प्रोविजंस अप्लाई होते हैं, लेकिन ये पूरा डेडिकेटेड एक्ट है, ठीक है? और इसी में जितने इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं ना वो दिए हुए हैं, लाइक 3 टायर मशीनरी के बारे में दिया हुआ है, कंज्यूमर कौन होता है, कंप्लेनेंट कौन हो सकता है, कंप्लेंट में क्या क्या लिखा जा सकता है, वो सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर एक्ट में दी हुई हैं। So Consumer Protection Act में they say set up to protect and promote consumers' interest through a speedy and inexpensive redressal of grievances, recognizes consumer protection and safeguards their interest. A 3-tier redressal agency to address consumer grievances has been set up, constituting of district forums, state and national commissions. So
इसमें 3 टायर मशीनरी जो मैंने आपको पहले भी बताई वो सेट की गई थी, जिसमें आता है डिस्ट्रिक्ट फर्म, स्टेट और नेशनल कमीशन। ये अलग अलग टाइम पे अलग अलग किस्म के केसेस लेते हैं और उनको सॉल्व करते हैं, एज वेल एज पुराने वाले जो नीचे वाले लेवल का जो कोर्ट होता है या ट्रिब्यूनल यू कैन कॉल इट, उसके अपील्स भी एंटरटेन करते हैं। It is applicable to all types of undertaking, large or small scale, private or public and cooperative sector, manufacturer or trader, firms supplying goods as well as services. सबके ऊपर applicable होता है ये। Then second है the Indian Contract Act 1872. The act lays down the conditions on the applicability of an agreement signed by the parties to contract and specifies the remedies in the case of breach of contract. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बनता है और कोई पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच कर देते हैं तो उस टाइम पे उसको पनिशमेंट क्या दी जाएगी या फिर उसके ऊपर क्या पेनल्टी लगेगी, वो इस एक्ट में लिखा हुआ है। तो दो लोग जब भी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उनके बीच के जो कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजंस हो गए, अगर उनका ब्रीच होता है तो पनिशमेंट पेनल्टी इस पर्टिकुलर एक्ट से ली जाएगी। द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, द एक्ट प्रोवाइड सम सेफगार्ड्स एंड रिलीफ्स टू द बायर्स। इस पर्टिकुलर एक्ट के चलते हुए बायर्स को बहुत सारे सेफगार्ड्स मिल जाते हैं, ठीक है। जब बात गुड्स की होती है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, तो बात जब गुड्स की होगी और उस टाइम पे ट्रांजैक्शन में अगर बायर के साथ कुछ भी ऐसा उल्टा सीधा हो जाता है तो उस टाइम पे जो भी रिलीफ्स हैं, सेफगार्ड्स हैं, वो यहाँ पे मेंशन्ड है। The Essential Commodities Act 1955, it says this act provides for action against anti-social activities of profiteers, hoarders and black marketers. It aims at controlling production, supply and distribution of essential commodities. इसका मेन वो होता है कि ये प्रोडक्शन, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन एसेंशियल कमोडिटीज़ की देखती है। जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज़ होते हैं ना, लाइक जो बेसिक सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, उनकी प्रोडक्शन कितनी होनी चाहिए, सप्लाई कितनी होनी चाहिए, उनको कैसे कंट्रोल करना है, वो सारी की सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर एक्ट में लिखी हुई हैं। सो इसको हम फॉलो करते हैं for that purpose. The Agriculture Produce Grading and Marking Act 1937. It says the act prescribes grade standards for agricultural commodities and livestock products. जितने भी agricultural products हैं या livestock products हैं, उनके लिए specifically ये अलग से act बनी हुई है। ऐसे समझिए कि ये specific acts हैं जो specific products के ऊपर applicable होती है। Like पुरानी वाली जो थी वो essential commodities के लिए थी, ये वाली जो है वो agricultural products के लिए हैं। फिर Adulteration Act 1954. This act aims to check adulteration of food articles and ensure their purity as to maintain public health. Public health maintain करने के लिए अगर मिलावट हो रही है उसको रोकना किस तरीके से है, जो मिलावट करते हैं उनको पनिशमेंट कैसे देनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। तो मिलावट से रिलेटेड प्रोविजन आपको इस एक्ट में मिलेंगे। Then at the Standards of Weights and Measures Act 1976, it provides protection to consumers against the malpractice of underweight or undermeasure. मतलब कई बार जैसे मैंने आपको अमे वाला एग्जाम्पल दिया था, वेट्स गलत मेजर मतलब वो कर लिए थे, 750 के पत्थर थे उसको 1 kg का बना के बेचा जा रहा था। तो वैसे में अगर ऐसा कुछ भी होता है तो इस पर्टिकुलर एक्ट में लिखा हुआ है क्या करना चाहिए। The Trademarks Act 1999. This act prevents the use of fraudulent marks on the product. जो लोग धोखाधड़ी से फेक प्रोडक्ट्स बेचने लग जाते हैं, डुप्लीकेट प्रोडक्ट्स बेचने लग जाते हैं, वो यहाँ पे पनिश किए जाएंगे। The Competition Act 2002. The act provides protection to consumers in case of practices adopted by the consumer firms, business firms. बहुत बार ऐसा होता है business firms ना competition को hamper करती हैं, मतलब आपस में decision making कर लेंगे कि सब इसी दाम पे बेचेंगे, तो consumer को ज़बरदस्ती उसी दाम पे खरीदनी पड़ती है चीज़ें, चाहे उसका मन हो या नहीं हो, मतलब बिल्कुल भी ऑल्टर नहीं करते हैं, बिल्कुल भी इधर उधर नहीं करते हैं प्राइस को। तो ऐसे सिनेरियो में ये पर्टिकुलर एक्ट एप्लीकेबल हो जाती है। फिर एट द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एक्ट 1986, द ब्यूरो हैज़ 2 मेजर एक्टिविटीज, फॉर्मुलेशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड्स फॉर गुड्स एंड देयर सर्टिफिकेशन थ्रू द BIS सर्टिफिकेशन स्कीम। इसके 2 मेजर एक्टिविटीज़ हैं। फर्स्ट है फॉर्मुलेशन ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड फॉर गुड्स एंड देयर सर्टिफिकेशन। पहला तो क्वालिटी गुड्स का वो करो, फॉर्मुलेशन करो, मतलब स्टैंडर्ड सेट करो कि ये हमारे स्टैंडर्ड्स है। जैसे ISI मार्क्स चीज़ें होती हैं, उसमें क्या होता है वो एक स्टैंडर्ड बिल्ड कर दे कि भैया ये प्रोडक्ट्स तो ख़राब निकलेंगे ही नहीं, और उसके बाद उन्हें सर्टिफाई भी करना, मतलब उसको सर्टिफिकेट ग्रांट कर देना कि भैया देखो हम गारंटी दे रहे हैं कि ये प्रोडक्ट सही चलने वाला है। तो एक स्टैंडर्ड बना दिया, पहले प्रोडक्ट्स उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाएंगे और उसके बाद उसे सर्टिफाई भी करेंगे। अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। यहाँ पे हमारा वो लीगल वाला पर्सपेक्टिव पूरा खत्म हो गया, पूरा वो टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द कंज्यूमर राइट्स। बहुत सारे कंज्यूमर्स के राइट्स बनते हैं जो उन्हें मिलने चाहिए, जिनके लिए हम लड़ते हैं, जिनके लिए सारी एक्ट्स बनी हुई हैं। तो उन राइट्स के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। फर्स्ट है राइट टू सेफ्टी, देन राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चॉइस, राइट टू बी हर्ड, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन।
ओके, फर्स्ट है राइट टू सेफ्टी। ये क्या बोलता है? Consumer has the right to be protected against products, services which are hazardous to health and life. That is ISI certification for electronic items. देखिए, बहुत बार ऐसा होता है, हम कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं, फॉर से मैं एक आयनिंग मशीन लेके आई हूँ, ठीक है, मैं लेके आई, मैंने उसे लगाया स्विच में, जैसे ही ऑन किया उसमें से करंट आया, भाई मेरे को करंट लग जाएगा तो भैया मेरे खेल लग जाएंगे, तो यहाँ पे मेरी सेफ्टी कहाँ गई? यहाँ पे मेरी सेफ्टी हैम्पर हुई ना। तो इसलिए यहाँ पे अगर बोला जाएगा तो ये बोला जाएगा कि राइट टू सेफ्टी इस कंज्यूमर की क्या हो रही है? वॉयलेट हो रही है। सो हर एक इंसान, हर एक कंज्यूमर जो भी कोई आइटम खरीदता है, उस आइटम से उसे कोई भी सेफ्टी इशू नहीं हो, ये इंश्योर करना इस पर्टिकुलर एक्ट का जिम्मेदारी है। और अगर कोई सेफ्टी इशू होता है तो ऐसा इंसान जिसने उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाया है या बेचा है, उनको पनिशमेंट देना अगेन इसी एक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो कंज्यूमर्स बेफिक्र हो सकते हैं कि कोई भी अगर चीज़ वो खरीद के आते हैं उससे उन्हें सेफ्टी मिलेगी ही मिलेगी, अगर नहीं मिलती है तो वो यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं। बट हाँ, यूँ भी ना हो कि बिल्कुल आप बेफिक्र इस तरह से हो जाएं कि सेफ्टी के मतलब ये सोचते हुए कि सेफ्टी तुम्हें मिल रही है, तुम जाके उसको लगाओ, तुम्हें करंट लगे, तुम स्वर्ग सिधार जाओ, फिर तुम्हारे बाल बच्चे जाके क्या करेंगे, यहाँ पे इस एक्ट के चलते हुए केस लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान में रखना कि इतना भी बेफिक्र नहीं होना कि पता चले हमारे पास मौका ही ना रहे इस एक्ट के अंदर वो करने का, अप्रोच करने का। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कंज्यूमर हैज़ राइट टू हैव कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट बिफोर बाइंग इट। कोई भी प्रोडक्ट अगर आप खरीदने जाते हैं, ये आपका राइट बनता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन जानना। मतलब उस प्रोडक्ट का A to Z आपको पता होना चाहिए। आप जाके पहले तो खुद से पूछिए, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सामने वाला आपको नहीं बताए तो ऐसे में सामने वाले आपका राइट क्या कर रहे हैं? वायलेशन कर रहे हैं। तो आपका पूरा राइट बनता है किसी भी प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन गेन करना। देन है राइट टू चूज। 10 आइटम्स पड़ी हुई हैं, उसमें से आपका राइट बनता है कि मुझे ये वाली आइटम चूज करनी है तो मैं ये वाली आइटम चूज करूंगा। कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता कोई पर्टिकुलर आइटम खरीदने के लिए। देन है राइट टू बी हर्ड, सुनना। अगर मान लीजिए आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, फर्स्ट से आप वेफर्स खरीद के गए थे लेकिन वो वेफर्स के अंदर से कीड़ा निकल गया, तो ऐसे में वो जो दुकानदार जिससे आपने वेफर्स खरीदा था, आपका राइट बनता है कि वो आपकी बात सुने। मतलब आप उस दुकानदार के पास जाओ, अपनी प्रॉब्लम कहो, या उस मैन्युफैक्चरर के पास जाओ, उसे अपनी प्रॉब्लम बोलो। तो ये क्या है? ये आपका राइट है, राइट टू बी हर्ड। जब आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, सामने वाले की जिम्मेदारी बनती है कि वो आपकी बात सुने। देन है राइट टू सीक रिड्रेसल। ना सिर्फ वो आपकी बात सुने, मतलब राइट टू हर्ट तो हो गया, लेकिन उसके बाद आपको जस्टिस भी दे, आपकी कंप्लेंट को एंटरटेन भी करे, आपके ग्रीवेंस को देखे भी सही, और आपको कोई ना कोई रेमेडी प्रोवाइड करे। ये भी आपका राइट बनता है। देन है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। इसमें ये बेसिकली बोलते हैं कि भैया कंज्यूमर को एजुकेट करना भी उसका एक राइट बनता है। मतलब उसको अवेयर बनाओ, उसके राइट्स क्या क्या हैं उनके बारे में उनको बताओ, डिफरेंट वेज से। जैसे आप देखते होंगे बहुत बार ऐड चलती है, जागो ग्राहक जागो। अब गवर्नमेंट को क्या मिलता है ऐसी एड्स पे खर्चा करके? गवर्नमेंट को करना पड़ता है क्योंकि उनके लिए ऑब्लिगेटरी है। कंज्यूमर्स को अगर उनके राइट्स के बारे में नहीं पता होगा वो उन्हें क्लेम कैसे करेंगे? तो क्लेम करवाना है तो उन्हें उनको बारे में बताना पड़ेगा और उनको उनके बारे में बताना पड़ेगा। देन इन दैट सिनेरियो आपको कोई ना कोई एड्स या कोई ना कोई ऐसे पब्लिकेशंस लाने पड़ेंगे कि कंज्यूमर उनको देख के समझ सके कि हमारे राइट्स बनते हैं। सो ये हो गए सारे कंज्यूमर के राइट्स। अ कंज्यूमर हैज़ टू फॉलो सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाइल परचेजिंग, यूजिंग एंड कंज्यूमिंग गुड्स। तो यहाँ पे बात आती है कंज्यूमर्स के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की। कंज्यूमर के राइट्स कंप्लीट हो गए। नाउ विल टॉक अबाउट द कंज्यूमर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। See, consumer responsibilities में they say a consumer has to follow certain responsibilities while purchasing, using and consuming goods. Be aware about the various products available in the market so that an intelligent and wise choice can be made. सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए being a consumer मार्केट में कौन कौन से चीज़ें अवेलेबल है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। फिर उनमें से यू कैन चूज़ कि हाँ मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं होगा ऑप्शंस कितने हैं तो फिर आप कोई भी रैंडम प्रोडक्ट उठा के ले आओगे और बाद में रिग्रेट करोगे कि यार ये तो मैं बेकार किस्म का प्रोडक्ट उठा लाया। Buy only standardized goods as they provide quality assurance. Thus look for ISI mark on electrical goods, FPO mark on food products, hallmark on jewelry etc. सिर्फ स्टैंडर्डाइज गुड्स ही खरीदने चाहिए। ऐसे गुड्स जो कि सर्टिफाइड होते हैं सिर्फ उन्हें ही खरीदना चाहिए। लाइक इलेक्ट्रिकल गुड्स के लिए ISI मार्क आता है तो उससे आप पहचान सकते हो कि भैया ये स्टैंडर्डाइज्ड है। फूड प्रोडक्ट्स के लिए FPO मार्क आता है, तो वो सारी चीज़ें आप देख के ही चीज़ें खरीदिए।
Follow instructions related to the product and learn about the risk associated with the product and use it safely. कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले उसे अच्छे से देख लो, उसको यूज़ करने से पहले उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसे पढ़ लो. जैसे हर एक प्रोडक्ट के बारे में लिखा होता है कि ये इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी है अगर आप इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना चाहते तो उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ो, जो वी इंडियंस यूजुअली स्किप इट. लाइक हम या तो इंस्ट्रक्शन वाली वो जो छोटी सी वो फाइल आती है उसको फेंक देते हैं या यूज़ ही नहीं करते, कभी खोल के ही नहीं देखते, जबकि वो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. Read labels carefully to gain information about the prices, net weight, manufacturing and expiry dates. जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उसके लेबल को अच्छे से पढ़ लिया करो, उसके ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, कितने का है, MRP क्या है इसकी, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हुए हैं, स्टफ. Assert yourself to ensure that you get a fair deal. हमेशा कोशिश करो अपने आप को ये अश्योरेंस दिलवाओ, मतलब पूरी ट्रांजैक्शन जिसके साथ भी तुम कर रहे हो ये तुम्हारा वो होना चाहिए कि तुम्हारे को एक फेयर डील मिली है, तुम्हारे साथ धोखाधड़ी नहीं हुई है. अपनी तरफ से तुम जो जो लगा सकते थे इनिशिएटिव्स तुमने लगाए हैं. Be honest in your dealings and purchase only legal goods and services and discourage unscrupulous practices like black marketing, hoarding, etc. अपनी तरफ से कभी भी कुछ ऐसी उल्टी हरकत मत करो, like black marketing, hoarding, मतलब तुम्हें सामान कहीं से मिल नहीं रहा तो तुम ज़्यादा पे करके कहीं और से लेके आ रहे हो, black marketing कहलाई जाती है वो मत करो. ऐसी कोई भी चीज़ जो अल्टीमेटली तुम्हें ही कल हैम्पर करे वैसी कोई चीज़ मत करो, ठीक है. क्योंकि आज तुम ब्लैक मार्केटिंग में खरीद के आओगे, आज चलो तुम्हारा काम बन गया, लेकिन कल सप्लाई होते हुए भी सामने वाला अगर तुम्हें ऐसा दिखाए, आर्टिफिशियल सप्लाई की डेफिशिएंसी दिखाए, कमी दिखाए, तो उस सिनेरियो में तुम्हें ज़बरदस्ती ब्लैक मार्केटिंग के चलते हुए ज़्यादा पैसे दे के पे करना, मतलब कोई भी चीज़ खरीद के लानी पड़ेगी. तो आज की तुम्हारी प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाएगी, लेकिन कल वही प्रॉब्लम तुम्हारे लिए बड़ी बन जाएगी, तो वो चीज़ मत करो. आज फॉर अ कैश मेमो ऑन परचेज ऑफ गुड्स और सर्विसेज. हमेशा जब भी गुड्स खरीदते हो इनवॉइस वगैरह मांगो, बिल मांगो, कभी भी ऐसा मत छोड़ दो. और बिल लो तो पक्के वाला बिल लो, कच्चा बिल मत लो. File a complaint in an appropriate consumer forum in case of a shortcoming in the quality of the goods purchased or services availed. Do not fail to take an action even when the amount involved is small. चाहे अमाउंट कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर तुम्हें लग रहा है कि कुछ गलत हो रहा है, आवाज़ उठाओ उसके अगेंस्ट. Form consumer societies which would play an active part in the educating consumers and safeguarding their interests. हमेशा मतलब कंज्यूमर सोसाइटीज़ फॉर्म करो, क्योंकि इकलौता इंसान शायद उतना प्रोटेस्ट नहीं कर पाए, लेकिन जब साथ मिलके कोई बात बोलेंगे तो वो ज़्यादा एम्फेसिस क्रिएट करेगी. रिस्पेक्ट द एनवायरनमेंट की रिस्पेक्ट करो. वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन. कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बस उतनी ही थी, आपको उन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना चाहिए. कंज्यूमर राइट्स आपको तभी क्लेम करने को मिलेंगे जब तुम कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाओगे. ऐसा कोई ऑब्लिगेटरी वो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इतने सारे राइट्स मिले हुए हैं, तुम्हें वो क्लेम करने हैं, तो भैया जो तुम्हारी जिम्मेदारियाँ हैं उन्हें भी तो उठा लो ना. हमेशा गिव एंड टेक वाली चीज़ ही चलती है ना, यूँ थोड़ी ना तुम ले लोगे सारे राइट्स, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कोई नहीं निभाओगे. वेज एंड मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन में फर्स्ट आता है सेल्फ रेगुलेशन बाय बिजनेस. मतलब बिजनेस वाले खुद ही इतने सही हैं कि वो खुद से ही और कोई उल्टी चीज़ नहीं करते. ये होता है सेल्फ रेगुलेशन. मतलब बिजनेस वालों को इतनी समझ है कि अगर हम कंज्यूमर्स के साथ कुछ भी गलत करेंगे, कल अल्टीमेटली ये हमारे पास ही वापस आएगा, तो कोई मतलब नहीं बनता है कंज्यूमर्स को ठगने का. सेकेंड है बिजनेस एसोसिएशंस. FICCI and CII have laid down their code of conduct which lay down this and that. Okay, so basically बहुत सारे बिजनेस एसोसिएशंस होते हैं, लाइक कुछ के एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं. ये लोग भी कोड ऑफ कंडक्ट बनाते हैं कि बिजनेसेस को किस प्रकार से काम करना चाहिए ताकि कंज्यूमर्स के राइट्स हैम्पर ना हो. तो उन सबको भी फॉलो करके कंज्यूमर्स मतलब कंज्यूमर्स की राइट्स प्रोटेक्टेड रहते हैं. कंज्यूमर अवेयरनेस. अगर कंज्यूमर खुद ही अवेयर हो जाए वो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा. कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन. इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेटिंग कंज्यूमर्स. कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं वो लोग का तो मेन काम ही यही होता है कि किसी के साथ धोखाधड़ी हो गया तो उसको इंसाफ दिलाना, लोगों को अवेयर बनाना, उनके राइट्स के बारे में, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें समझाना, उन्हें एजुकेट करना. गवर्नमेंट अल्टीमेटली चाहता है कि उसके लोग हमेशा प्रोटेक्टेड रहें, तो ऑब्वियसली ये तो जितनी जीतोड़ वो हो पाएगी, रूल्स बनाना, लॉ बनाना, हेल्प करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म कर देना, सब करता है. रिड्रेसल एजेंसी, ये है मेन आपका जो पढ़ने लायक चीज़ है इस चैप्टर में. 3 टायर वाली जो मशीनरी थी. देखिए कोई भी इंसान के साथ अगर धोखाधड़ी होती है, अगर वो कम अमाउंट की होती है तो वो जाता है डिस्ट्रिक्ट फर्म के पास. अगर वो बड़े अमाउंट की होती है तो वो जाता है स्टेट कमीशन के पास. अगर वो बहुत बड़े अमाउंट की होती है तो वो जाता है नेशनल कमीशन के पास. और अगर वो नेशनल कमीशन के फैसले से खुश नहीं होता तो वो अपील लेके जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के पास. ऐसे ही अगर वो स्टेट कमीशन से खुश नहीं होता तो वो अपील लेके जा सकता है नेशनल कमीशन के पास. ऐसे ही वो अगर डिस्ट्रिक्ट फर्म से खुश नहीं होता तो वो अपील लेके जा सकता है स्टेट कमीशन के पास.
तो जो भी छोटी वाली बॉडी है अगर वो नाखुश होती है तो वो अपने बड़े वाली बॉडी के पास अपील लेके, मतलब बंदा जा सकता है उससे बड़े वाली बॉडी के पास अपील लेके। अपील का मतलब होता है हम नीचे वाले ऑर्गेनाइजेशन के फैसले से खुश नहीं है तो आप दोबारा से फैसला करिए, ठीक है। लास्ट हमारे पास रिजॉर्ट रहता है सुप्रीम कोर्ट के। ओके, सो हु कैन फाइल अ कंप्लेंट अंडर CPA 1986? कौन कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है? इज इट नेसेसरी कि जिसने गुड्स खरीदे थे सिर्फ वही इंसान ही कंप्लेंट कर सकता है? व्हाट इफ वो इंसान मर गया? व्हाट इफ वो इंसान जेल में है? व्हाट इफ वो इंसान बीमार है, हॉस्पिटल में है? तो ऐसे सिनेरियो में क्या होगा? कोई और कंप्लेंट नहीं फाइल कर पाएगा? आंसर है नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसके बिहाफ पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। लाइक एक तो कंज्यूमर खुद ही कंप्लेंट फाइल कर सकता है, दूसरा है एनी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन, कोई भी रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन होती है वो कंप्लेंट फाइल कर सकती है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। वन और मोर कंज्यूमर्स ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस कंज्यूमर्स हैविंग सेम इंटरेस्ट, एक कंज्यूमर जो कि बहुत सारे कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट मतलब बिहाफ पे कंप्लेंट फाइल कर सकता है, लेकिन सबका इंटरेस्ट सेम होना चाहिए। मान लीजिए एक इंसान ने 10 लोगों को धोखा दिया है तो इनमें से एक इंसान 10 के 10 बिहाफ पे कंप्लेंट फाइल कर सकता है, ठीक है। अलीगल एरर, बंदा मर गया या हॉस्पिटल में है तो उसका जो भी उत्तराधिकारी होगा या लीगल रिप्रेजेंटेटिव होगा वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है, या फिर या फिर NGOs वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है, या स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द कंज्यूमर कर सकता है। तो ये सारे लोग क्या कर सकते हैं? कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ कंज्यूमर। See, district forum में they say district forum are set up in each district by the state concerned. हर डिस्ट्रिक्ट में there will be a district forum जो कि उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कंज्यूमर्स हैं उनको छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं उनका निवारण करेगी। इट कंसिस्ट ऑफ अ प्रेसिडेंट प्लस 2 मेंबर्स जिनमें से एक मेंबर विमेन होनी रिक्वायर्ड है। मतलब हर एक मतलब जो डिस्ट्रिक्ट फोरम होगा उसमें एक प्रेसिडेंट होगा, उसके साथ असिस्ट करने के लिए 2 मेंबर्स होंगे और उन 2 मेंबर में से एक मेंबर का विमेन होना रिक्वायर्ड है। द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज इन क्वेश्चन अलॉन्ग विद कॉम्पनसेशन क्लेम डज नॉट एक्सीड 20 लाख। यहाँ पे क्योंकि मैंने बोला था छोटे मोटे केसेस आते हैं जो 2 लाख के केसेस आते हैं जिसमें ना सिर्फ गुड्स एंड मतलब आपको सिर्फ कंप्लेंट का वो बोलना है बल्कि जितना आप कॉम्पनसेशन मांग रहे हो वो भी अमाउंट इंक्लूडेड होगा। तुम्हारे को जितना धोखाधड़ी हुई है तुम्हारे साथ वो प्लस कॉम्पनसेशन का अमाउंट मिला के 20 लाख से ऊपर नहीं जाना चाहिए, ठीक है। फिर है ऑन रिसीविंग द कंप्लेंट द डिस्ट्रिक्ट फर्म शैल रेफर द कंप्लेंट टू द अपोजिट पार्टी कंसर्न्ड एंड सेंड द गुड्स एंड सर्विसेज फॉर टेस्टिंग इन अ लेबोरेटरी। जब भी उसे कंप्लेंट मिलती है तो उसके बाद अगर कोई सैंपल आया है किसी भी प्रोडक्ट का जो टेस्ट वगैरह करवाना है तो उसको लैब में भेजा जाता है। लैब वाले उसे चेक करके अपने रिपोर्ट तैयार करके भेजते हैं और रिपोर्ट के बेसिस पे जज डिसाइड करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि भैया क्या होना चाहिए इस पर्टिकुलर चीज़ में निवारण। तो यस, इस प्रकार से ये पर्टिकुलर चीज़ चलती है और 30 दिन के अंदर अंदर अपील फाइल की जा सकती है अगर आप नाखुश होते हैं फैसले से। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पे है। हर एक कमीशन में, स्टेट कमीशन में एक प्रेसिडेंट होता है, 2 मेंबर्स होते हैं साथ में जिनमें से एक का विमेन होना रिक्वायर्ड है, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू 20 लाख से लेके 1 करोड़ तक की होती है और अगर जैसे ही कंप्लेंट फाइल होती है आप सामने वाली अपोजिट पार्टी को नोटिस भिजवाते हैं कि आपके अगेंस्ट कंप्लेंट आई है। दूसरा, आप कोई सैंपल वगैरह होता है तो उनको लैब में भिजवाते हैं टेस्टिंग के लिए, रिपोर्ट वहाँ से आती है, उसके बेसिस पे यू डिसाइड कि क्या करना है। फिर आता है नेशनल कमीशन। नेशनल कमीशन इज सेट अप बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि ये नेशनल लेवल पे है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही सेट करेगा। इसमें एक प्रेसिडेंट होता है लेकिन साथ में 4 मेंबर्स होते हैं। एक प्रेसिडेंट होगा, साथ में क्या होगा, 4 मेंबर्स होंगे और उन 4 मेंबर में से एक का विमेन होना रिक्वायर्ड है। यहाँ पे 1 करोड़ से ज़्यादा की जो अमाउंट के केसेस होते हैं वो आते हैं। यहाँ पे भी अगेन कंप्लेंट रिसीव होने पे अपोजिट पार्टी को एक नोटिस दिया जाता है, उसको मौका दिया जाता है अपनी बात रखने का एंड एट द सेम टाइम अगर सैंपल कुछ भिजवाने हैं लैब में तो टेस्टिंग के लिए वो भिजवाए जाते हैं। रिपोर्ट के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है क्या करना है। क्या क्या रिलीफ मिल सकते हैं आपको, मतलब जैसे कंप्लेंट हो गई, सब कुछ हो गया, पता चला कि हाँ वाकई में सेलर की गलती थी या प्रोड्यूसर की गलती थी, तो ऐसे में कंज्यूमर को क्या क्या रिलीफ मिल सकते हैं उनके बारे में बात हो रही है। रिलीफ अवेलेबल में ये बोलते हैं रिमूव डिफेक्ट इन गुड्स एंड डेफिशिएंसी इन सर्विसेज, या तो वो रिमूव कर देंगे डिफेक्ट जो भी है गुड्स और सर्विसेज में, या फिर डिफेक्टिव गुड्स को ही रिप्लेस कर देंगे, या फिर रिफंड कर देंगे आपका अमाउंट, या आपको रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन दे देंगे, प्यूनिटिव डैमेजेस के लिए पैसे दे देंगे, अनफेयर
ट्रेड प्रैक्टिसेस डिसकंटिन्यू कर देंगे, हजार्डस गुड्स को ऑफर नहीं करेंगे दोबारा से सेल के लिए, और विदड्रॉ कर लेंगे जितने भी हजार्डस प्रोडक्ट्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग सीज कर देंगे, मतलब दोबारा मैन्युफैक्चर ही नहीं करेंगे उन प्रोडक्ट्स को, पे ऑन अमाउंट टू कंज्यूमर वेलफेयर फंड जो कंज्यूमर्स का बनाया गया है, जिसके पैसे स्पेंड किए जाते हैं कंज्यूमर एजुकेशन वगैरह पे, उनमें कुछ पैसा डाल दिया जाएगा, इशू करेक्टिव एडवर्टीजमेंट, सही करेक्टिव एडवर्टीजमेंट इशू कर दी जाएगी, पे एडिक्वेट कॉस्ट टू पार्टीज को एडिक्वेट कॉस्ट पे कर दी जाएगी। Now this is the last topic of this particular chapter, ये है रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस एंड एनजीओज। भाई जितने एनजीओज और कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस हम बोल रहे हैं उनका क्या रोल बनता है उसके बारे में बात हो रही है। फर्स्ट है एडुकेटिंग द जनरल पब्लिक अबाउट कंज्यूमर राइट्स, कंज्यूमर राइट्स के बारे में जनरल पब्लिक को एडुकेट कीजिए, पब्लिशिंग पीरियोडिकल एंड अदर पब्लिकेशंस टू एडुकेट कंज्यूमर्स, करिए नहीं मतलब करते हैं एनजीओ वाले। मैं आपको ना वैसे लेमन्स लैंग्वेज में बता देती हूँ। देखो एक एनजीओ बना हुआ है, ठीक है, जिसने बोला है कि हमारा मोटो है कंज्यूमर्स को प्रोटेक्ट करना। दिमाग से सोच के देखो, कॉमन सेंस लगा के देखो कि वो क्या क्या करता होगा। वो कंज्यूमर को अवेयर बनाता होगा, जहाँ कंज्यूमर रुक रहा है वहाँ उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करता होगा, उसको सपोर्ट प्रोवाइड करता होगा, लीगल असिस्टेंस देता होगा, उसको चीज़ें समझाता होगा, सारी चीज़ें इंश्योर करता होगा कि कंज्यूमर समझ रहा है, उसको एजुकेट करता होगा पब्लिकेशन के थ्रू, या फिर कुछ भी ऐसा ऐसा बना दिया है आपने, टिपिकली मैगजीन वगैरह निकाल दिया अपनी उसके थ्रू, जहाँ पे उनको लगता है कि हाँ ये अकेले नहीं खड़ा हो पा रहा है, उसको कंज्यूमर सोसाइटीज़ के साथ एसोसिएट करवा सकता है। वहाँ पे जहाँ पे वो खड़ा नहीं हो पा रहा है अकेले, उसको खुद भी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, लॉयर्स उनके लिए अरेंज कर सकता है। तो ये सारे काम किए जाते हैं कंज्यूमर एसोसिएशंस या फिर ऑर्गेनाइजेशंस या फिर एनजीओज द्वारा। और कुछ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस का यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये और हैं, इनका भी स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है। एंड दैट्स इट, यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन बहुत ही छोटू सा चैप्टर है जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं, कॉमन सेंस वाली चीज़ें हैं जो आपको शायद बीइंग अ कंज्यूमर पता भी होंगी आपके नॉर्मल डे टू डे लाइफ से रिलेटेड, राइट। तो आई होप इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। नोट्स चाहिए इस चैप्टर के तो वो आप ले सकते हैं उस लिंक से जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। और यहाँ पे हमारा बिजनेस स्टडीज़ का CUET का जो डोमेन था वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। वन शॉट रिवीजन कंप्लीट हो गई है। अब आप लोगों के लिए आएंगे मॉक टेस्ट, ठीक है। मतलब मैं बहुत अलग अलग चैप्टर्स के प्लस कंबाइंड बहुत सारे मॉक टेस्ट बनाने वाली हूँ, तो वो एक एक करके मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वहाँ पे कोशिश करना जब मैं क्वेश्चन वो कर रही हूँ तो कमेंट सेक्शन में या अपनी नोटबुक में कहीं पे आंसर खुद लिखते जाना, और उसके बाद जब मैं आंसर डिस्प्ले करूँगी तो चेक कर लेना कि कहाँ तक पहुँच गई है हमारी प्रेपरेशन एंड ऑल। तो उससे क्या होगा, तुम्हारी टेस्टिंग भी साथ में हो जाएगी, ठीक है। तो इस वे से अपन कुछ कर लेंगे। बाकी अगर कोई भी वीडियो नहीं मिल रही है तो उसके लिए बस क्या करना, गूगल पे जाना, magnetbrains.com टाइप करना, वेब पेज खुलेगा, यहाँ पे CUET पे जाना, CUET में तुम्हें पायल मैम दिख जाएंगी, बिजनेस स्टडीज़, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ये आपको दिख जाएगा जिसमें सारे लेक्चर्स का लाइन से मेंशन होगा। जो भी लेक्चर खोलना है वो खोल के आप वो लेक्चर अटेंड कर सकते हैं एंड अपने डाउट्स क्लियर करके थैंक यू बोल सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को। फिलहाल तो मैं आपको थैंक यू बोलूँगी फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अच्छे से पढ़ाई करना।